हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका द फैक्ट वर्ल्ड में। क्या आप जानते हैं पहले के सोवियत संघ और अमेरिका ने चांद पर परमाणु बम गिराने का फैसला किया था? तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पर बताने वाला हूं, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जहां दुनिया चांदनी रातों में धरती को अपनी दूधिया रोशनी से निलहाने वाले चंद्रमा पर बस्तियां बसाने के सपने देख रही थी, वहीं दुनिया बेखबर थी कि चांद पर सबसे पहले पहुंचने की कंपटीशन ने एक ऐसा मोड़ ले लिया था कि पहले के सोवियत संघ और अमेरिका दोनों चांद पर परमाणु बम गिराने का प्लान बनाने लगे। 1950 में सोवियत संघ और अमेरिका ये दो ही ऐसे देश थे जिसके पास न्यूक्लियर पावर थी। सोवियत संघ अपने स्वाम्यवाद तो अमेरिका अपने पूंजीवाद की टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल सुपीरियरिटी का सिक्का जमाना चाहता था। इस कंपटीशन के चलते 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 नाम का सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर और उसे पृथ्वी की परिक्रमा कक्ष में उतारकर बाजी मार ली। अमेरिका तिल मिलाकर रह गया और फिर कुछ ही दिनों बाद स्पुतनिक 2 द्वारा एक लाइका नाम की कुतिया को अंतरिक्ष में भेजकर सोवियत संघ ने अमेरिका के जले पर नमक भी छिड़क दिया। और फिर अमेरिका ने भी ठान ली थी कि वो इस दोहरे अपमान को धोकर ही रहेगा। और फिर 1957 में ही दिसंबर में क्रिसमस वाले दिन स्थानीय समय के अनुसार शाम के 4:45 बजे फ्लोरिडा में केप कैनेवरल से वैनगार्ड TV-3 नाम का एक अमेरिकी रॉकेट लॉन्च प्लेटफॉर्म से उठा। उसे केवल 15 सेंटीमीटर व्यास वाले और 1 किलो वजन वाले छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाकर अमेरिका की नाक बचानी थी, लेकिन उसकी नाक एक बार फिर कटी। लाखों अमेरिकी नागरिकों ने टीवी पर देखा कि उनका वैनगार्ड लॉन्च होते टाइम थोड़ा ही आवाज में उठा होगा कि नीचे गिर गया और फिर उसमें ब्लास्ट होकर आग जलने लगी। अमेरिका की दुनिया में एक बार फिर नाक भी कटी और भरपूर मजाक भी उड़ाई गई। उस टाइम अमेरिका की हालत खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई थी। अमेरिका को लगा कि रॉकेट भले ही गिर गया हो, लेकिन अगर हाथी दुबला हो जाए तो क्या हाथी नहीं रहता? असली महाशक्ति तो हम ही हैं, दिखा देंगे दुनिया को। अंतरिक्ष में एक दूसरे के साथ कंपटीशन का वो समय धरती पर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच बेजोड़ शीत बुद्धि का भी समय था। अमेरिका की हालत ऐसी खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई थी जो अपनी झेप मिटाने के लिए कोई भी खम्भा नोचने को तैयार थी। झेप मिटाने के इस डिस्ट्रैक्शन में अमेरिका को यही ख्याल आया कि क्यों न चंद्रमा पर परमाणु बम गिराकर अपनी पावर दिखाई जाए और चांद पर एक ऐसा न्यूक्लियर विस्फोट करने का प्लान बनाया जाने लगा जिससे बिजली जैसी कौंध पैदा होती और साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा बादल बनता जो धरती से भी दिखाई देता। और ऐसा होने पर दुनिया अमेरिका को शक्तिशाली मान ही लेती और दुनिया ये भी मान लेती अमेरिका चांद पर न केवल पहुंचने का दम रखता है बल्कि धरती पर हिरोशिमा और नागासाकी की तरह वहां भी न्यूक्लियर विस्फोट करने का दम रखता है। कमाल तो ये था कि आज के रूस वाला सोवियत संघ भी उस टाइम ऐसी ही योजना बना रहा था, अमेरिका पर अपनी टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी का एक और प्रूफ देने और हो सके तो उसे चांद से दूर रखने के लिए वो भी वहां पर न्यूक्लियर विस्फोट बनाने की एक गुप्त योजना में लगा हुआ था। इस प्लान का पता सोवियत संघ का डिसोल्यूशन हो जाने के कई साल बाद 1999 में चला। अंतरिक्ष में पहुंचने की कंपटीशन में दोनों कॉम्पिटिटर्स ने अपने बेस्ट वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से कहा कि वो पता लगाएं और तैयारी में लग जाएं कि चांद पर परमाणु बम चलाकर कैसे ऐसा भपका रचा जा सकता है कि दूसरा पक्ष वहां जाने की हिम्मत ही ना करे। हालांकि वैनगार्ड 3 दुर्घटना के कुछ ही हफ्तों बाद 31 मई 1958 को अमेरिका अपना एक सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 नाम का अंतरिक्ष में भेजने में सफल रहा था। फिर भी उसे लगता था कि उसकी जो बेइज्जती हुई है उसके लिए ये बहुत कम है, उसे कुछ और करना चाहिए। और अब चांद पर न्यूक्लियर विस्फोट करके ही उसकी जो इज्जत गई थी वो वापस आएगी। और इस काम के लिए 10 लोगों वाला एक्सपर्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया। लियोनार्ड राइफल, जो बाद में अमेरिकी अंतरिक्ष अधिकरण नासा के उपनिदेशक बने, वो एक्सपर्ट ग्रुप के चीफ बनाए गए। A119 कोड नाम से एक गुप्त योजना पर काम शुरू हुआ। अमेरिकी वायुसेना के अल्बुकर्क स्थित स्पेशल वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को उसका स्पॉन्सर बनाया गया। वैज्ञानिकों के एक्सपर्ट ग्रुप का सुझाव था कि अगर चांद पर बम गिरना ही है तो क्यों न परमाणु बम की जगह हाइड्रोजन बम गिराया जाए। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से बहुत अधिक डिस्ट्रॉयर होता है। परमाणु बम में यूरेनियम या प्लूटोनियम नाभिकों में विखंडन से विस्फोटक ऊर्जा पैदा होती है, जबकि हाइड्रोजन बम में एक इनिशियल विस्फोट इतनी तेज गर्मी और दबाव पैदा करता है कि नाभिकों के गल के आपस में जुड़ जाने से और भी अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। आइडिया तो बेस्ट था, लेकिन उस पर अमल करना उतना ही कठिन था। अमेरिकी वायुसेना ने उसे यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि हाइड्रोजन बम इतना भारी होगा कि उसे बिना भारी खतरा मोल लिए 3,85,000 किलोमीटर दूर चांद तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं होगा। और आखिर में यह तय हुआ कि हाइड्रोजन बम नहीं, परमाणु बम ही भेजा जाएगा और उसकी विस्फोटक पावर भी हिरोशिमा पर गिराए गए बम के 10वें हिस्से के बराबर होगी। और प्लान ये था कि बम को रॉकेट की सहायता से चांद के अंधेरे हिस्से पर दागा जाएगा। चांद की सतह से टकराते ही उसका इस तरह विस्फोट होगा कि उसके विस्फोट से
धूल और गर्द का एक विशाल बादल उठेगा और वो सूरज की रोशनी में धरती से भी दिखाई देगा। धरती से जब उसे हर कोई देखेगा तो सोवियत संघ की पिछली सफलताएं लोगों को धुंधली दिखने लगेंगी और अमेरिका की धाक एक बार फिर जम जाएगी। अमेरिका को पक्का तो पता नहीं था, लेकिन वो ये दिमाग जरूर लगा रहे थे कि रूसी भी चंद्रमा पर ऐसा ही कुछ धमाका करने की सोच रहे होंगे। अमेरिकी दैनिक पीटर्सबर्ग प्रेस ने 1 नवंबर 1957 को यही अंदाजा लगाते हुए लिखा था कि सोवियत संघ अपने यहाँ समाजवादी क्रांति की आगामी 7 नवंबर को पड़ने वाली 40वीं एनिवर्सरी इस बार चांद पर बमबारी से मनाएगा। लेकिन 7 नवंबर 1957 को ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोवियत रॉकेटों के उस समय के इंजीनियर बोरिस चेरतोक ने सोवियत संघ के डिसोल्यूशन के बाद 1999 में रहस्यों का खुलासा किया कि चांद पर परमाणु अटैक का सोवियत का प्लान 1957 में नहीं बल्कि 1958 के शुरू में बना था, यानी उस टाइम जिस टाइम अमेरिका योजना पर भी काम शुरू हुआ था। सोवियत योजना का कोड नेम E-4 था। उसके पीछे मुख्य दिमाग सोवियत परमाणु वैज्ञानिक याकूब बोरिसोविच तिसेल्दोविच का था, यानी ये जो लिख के आ रहा है। वो ये मान के चल रहे थे कि चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे और वो विस्फोट को फिल्माएंगे। तभी ये फिल्म पूरी दुनिया को दिखाई जाएगी और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि सोवियत संघ चंद्रमा पर परमाणु विस्फोट करने का ही नहीं, वहाँ पर आदमी को उतारने का भी दम रखता है। अमेरिका वाले तो चांद पर जाने के बदले वहाँ पर धूल का गुबार देखकर खुश हो जाने को ही तैयार थे। चांद पर परमाणु बम प्रहार जितना अनफॉर्चुनेट होता उतना ही लकी। ये फैक्ट भी है कि ऐसा नहीं हुआ। 1958 में ही सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे की जानकारी के बिना अपने सीक्रेट प्लान त्याग दिए। कारण बहुत साधारण सा था, दोनों अपने होश खो बैठे थे। भूल गए थे कि चंद्रमा पर तो हवा ही नहीं है। बिना वायुमंडल बिना हवा के विस्फोट इतना क्षणिक होता और धूल इतनी कम उड़ती, ना तो वो पृथ्वी से दिखाई देती और ना तो कोई फिल्म ही इफेक्टिव इंप्रेशन देती। केवल एक मामूली सी ट्रांजिट फ्लैश के लिए बहुत जोर लगाकर बेहद जोखिम उठाने का कोई तुक नहीं था। सबसे बड़ा जोखिम ये था कि उस टाइम जो रॉकेट बना था वो इतना विकसित नहीं हो पाया था कि पूरी दुनिया से कहा जा सकता कि बम को ले जाने वाला रॉकेट उसे चंद्रमा की दिशा में इस तरह लॉन्च कर पाएगा कि वो पृथ्वी की परिक्रमा कक्ष से बाहर निकलकर चांद तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ना कि किसी बूमरैंग की तरह पृथ्वी पर लौट कर आ गिरेगा। अगर वो पृथ्वी पर गिरता तो जहाँ गिरता वहाँ एक नया हिरोशिमा बनता। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच खुले परमाणु युद्ध भी हो सकते थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन वो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और ऐसे प्रथम मनुष्य थे जो मानव जाति के इतिहास में 20 जुलाई 1969 के दिन चांद पर सबसे पहले पहुंचे थे। अमेरिका का सपना पूरा हुआ। चांद पर अमेरिकी यात्रियों के पैर पड़ने के साथ ही उसकी नाक आखिरकार ऊंची हो गई और खोई इज्जत उसे वापस मिल गई। दुनिया ने उसे पावरफुल मान लिया और चांद भी परमाणु अटैक से बच गया। और आज सिचुएशन ये है कि सोवियत संघ के, रूस के, अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की वर्षों से परिकल्पना कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में। साथ साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, सोते हैं। अब अंतरिक्ष में कंपटीशन नहीं, जोड़ का जमाना है। हो सकता है एक दिन दोनों देश चांद पर या मंगल ग्रह पर पहली मानव बस्ती साथ मिलकर ही बसाएं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये रही मेरी दोनों ID और मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा।